हेलो एवरीवन स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने बेटा जो बात करी थी वो बात करी थी हमने किसी विद्युत बिंदु आवेश दिया गया है और उस बिंदु आवेश की वजह से r डिस्टेंस पे कितना विद्युत विभव होता है, इसके बारे में हमने डेरिवेशन किया था। तो बच्चा आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम बेटा जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि एक हमारे पास में विद्युत द्विध्रुव दिया गया है और इस विद्युत द्विध्रुव की वजह से हमारे को ज्ञात करना है एक बिंदु P दे रखा होगा r, थीटा पर, वहाँ पे हमारे को विभव ज्ञात करना है। तो आज की वीडियो के अंदर हम विद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना सीखेंगे। तो कॉपी और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। आपको मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यदि आपने ये वीडियो एंड तक देखा तो आपका डेफिनेटली ये जो विद्युत द्विध्रुव की वजह से जितने भी डाउट है वो सारे आपके क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। तो बच्चों में मंगल सुधर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आदाब, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने प्यारे से, खूबसूरत से, अच्छे से डिजिटल प्लेटफॉर्म मेंटोर मंगल पे। ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम, ओम मंगलम मंगलम। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बेटा जो वीडियो आज का जो टॉपिक हमारा दिया गया है वो टॉपिक दिया गया है विद्युत द्विध्रुव की वजह से आपको निकालना है विभव। ठीक है, तो एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है। अब देखिए एग्जाम के अंदर आपको यदि कंफ्यूजन से बचना है तो आप हमेशा जब डेरिवेशन करो तो प्लस क्यू को इधर ले लो और माइनस क्यू को इधर रखो। इससे क्या होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो एकदम परफेक्ट निकल के आएगा। वैसे आप प्लस क्यू को इधर भी ले सकते हो और माइनस क्यू को भी इधर ले सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप इधर भी ले सकते हो। उससे भी आपका जो आंसर आएगा उसमें कन्फ्यूजन ये हो सकता है, जैसे कैसे देखो आपने बेटा यहाँ पे ले लिया प्लस क्यू और आपने ले लिया माइनस क्यू यहाँ पे, फिर मैं जो डेरिवेशन करा रहा हूँ मैं पॉइंट यहाँ पे लूंगा और एंगल इसके साथ में थीटा लूंगा। आपको जो एंगल लेना है थीटा वो आपको लेना है आर तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच में एंगल लेना है। अब हो सकता है किसी बच्चे ने क्या किया हो, प्लस क्यू को इधर लिखा हो और माइनस क्यू को यहाँ पे लिखा हो और फिर वो एंगल थीटा माइनस क्यू वाले आवेश के साथ में ले रहा है, तो जो आंसर आएगा बेटा वो गलत आएगा आपका। इसीलिए हमेशा ध्यान रखो, आप प्लस क्यू इधर लो या इधर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस जो एंगल थीटा है वो आपका जो प्लस क्यू आवेश है उसके साथ में देखा करो एंगल। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे को एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है, ये हमारे पास में एक विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे एक आवेश प्लस क्यू दिया हुआ है और यहाँ पे आवेश एक माइनस क्यू दिया गया है। यहाँ पर एक बिंदु इसका सेंटर होगा, ये वाली दूरी को हम ए से लिखते हैं और इस वाली दूरी को भी ए से लिखते हैं। ये हमने विद्युत द्विध्रुव जो मैंने पढ़ाया था आपको, इसके अंदर ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। आपने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। हाँ, हमारे को अब पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट P है। ठीक है, अब वो पॉइंट P कहाँ दिया गया है, वो पॉइंट P दिया गया है आपको, इसका जो सेंटर है केंद्र से r दूरी पर तथा थीटा कोण पे दिया गया है। अब एग्जाम में जो सवाल पूछा जाएगा बेटा वो इस तरीके से पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बिंदु P के जो ध्रुवीय निर्देशांक है वो r, थीटा है। अब आपको खुद को समझना है कि r, थीटा का मतलब क्या है। r, थीटा का मतलब होता है कि जो बिंदु P दिया गया है वो उसके सेंटर से r दूरी पर दे रखा है और थीटा एंगल पे दिया गया है। एंगल किसके साथ में लेना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के साथ में लेना है। ठीक है, तो मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पॉइंट है हमारे पास में P। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये दूरी लिखनी है, ये जो दूरी बेटा दे रखी है वो आपको दे रखी है r दूरी, कितनी दे रखी है r, और ये एंगल थीटा दे रखा है यहाँ पे, ये एंगल आपको थीटा दिया गया है। अब कोई बच्चा प्लस क्यू इधर लेगा और माइनस क्यू यहाँ पे लेगा। एग्जाम के अंदर देखो कंफ्यूजन इस तरीके से होता है, कैसे होता है, आप प्लस क्यू यहाँ लिखोगे और माइनस क्यू यहाँ पे लिखोगे और एंगल थीटा आप यही मानोगे, मुझे पता है, भरोसा है। ठीक है ना, आप भरोसा तो तोड़ने वाले हो नहीं। तो बेटा ऐसा नहीं करना, आपकी गलती हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए प्लस क्यू इधर लो और माइनस क्यू इधर लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपका आंसर एकदम सही निकल के आएगा। ठीक है, इसलिए इधर ही ले लो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि भाई इधर ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एक बिंदु P हमारे को यहाँ पे दिया गया है और इस बिंदु P पे निकालना है आपको विद्युत विभव। देखिए विद्युत द्विध्रुव दिया गया बेटा, है ना। विद्युत द्विध्रुव के अंदर विद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो बिंदु आवेशों का जोड़ा होता है, एक बिंदु आवेश प्लस क्यू होगा और एक बिंदु आवेश माइनस क्यू होगा। तो आपको इस पॉइंट पर विभव निकालना है। तो इस सिस्टम के अंदर टोटल दो बिंदु आवेश है, कौन कौन से आवेश है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। हम क्या करेंगे, प्लस क्यू की वजह से भी यहाँ पे विभव निकालेंगे।
माइनस क्यू की वजह से भी यहाँ पे विभव निकालेंगे, ठीक है, और दोनों का हम बीजगणितीय योग कर देंगे, क्योंकि विभव कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। यदि आपको किसी स्थान पे विभव निकालना है तो सभी आवेशों की वजह से विभव को निकालो और सभी का आप बीजगणितीय योग कर दो, ठीक है। तो इसका विभव यहाँ पे निकालना है। तो ये बिंदु आवेश की पहले आपको ये दूरी पता होनी चाहिए। मैं मान लेता हूँ कि ये जो दूरी है बेटा वो दूरी कितनी है, मैं मान लेता हूँ r1 दूरी है। कितनी है, r1। आपको इसकी वजह से यहाँ पे निकालना है, तो ये दूरी आपको दी हुई नहीं है, तो अपनी ओर से मान लेंगे ये दूरी कौन सी है, r2 है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विभव, P पर विभव क्या आएगा। तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ये तो बहुत हलवा है। देखो आपको बिंदु आवेश की वजह से विभव पता होना चाहिए। विभव क्या होता है, k की अपन में r। क्या होता है, k की अपन में r। ये बिंदु आवेश दिया गया है, इसकी वजह से यहाँ पे विभव निकालना है। आवेश दे रखा है, ये वाली दूरी दे रखी है, तो हम लिख सकते हैं v1 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, k। आवेश कितना है, प्लस का, तो लिखेंगे प्लस का k की अपन में दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक, r1, तो हमारे पास में आ गया r1। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, देखो यहां पर जो विभव होगा माइनस क्यू का भी होगा, तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव, P पर विभव वो कितना आएगा, तो हम लिखेंगे V2 इज इक्वल टू K। आवेश कितना, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू लिखो यहाँ पे, माइनस आगे आ जाएगा, तो माइनस के क्यू अपन में यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, r2, तो हम यहाँ पे r2 लिख देंगे। इज इट क्लियर। तो कुल विभव कितना होगा, दोनों का योग कर दो, अपन लिखेंगे P पर कुल विभव, तो लिखेंगे कुल विभव, वो विभव आएगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू, V की वैल्यू, V1 की वैल्यू वहाँ दे रखी है KQ अपॉन में R1। अरे ये माइनस का वैल्यू है, तो लिखेंगे माइनस का KQ अपॉन में R2। जो कॉमन आ रहा है उसको हम कॉमन ले लेंगे। देखो KQ कॉमन आ जाएगा बेटा, है ना, KQ इसमें भी है, इसमें भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब बेटा हम करने वाले हैं R1, और देखिए यहाँ पे हमारे को R1 का मान निकालना पड़ेगा, R2 का मान निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर रखेंगे। पहले इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ एलसीएम लेकर के। बेटा जब आप एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करोगे तो हम लिखेंगे KQ, आप एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम बेटा क्या आएगा, इन दोनों का R1 और R2 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1। तो यहाँ पे लिखेंगे हम R2 माइनस R1। R1 की वैल्यू को निकालेंगे, R2 की वैल्यू को निकालेंगे, और यहाँ पे रखेंगे। R1 और R2 आपको बेटा किस तरीके से निकालना है इसको हम सीखेंगे। देखिए R1 की वैल्यू को निकालने के लिए कुछ एक हमारे को यहाँ पे रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि इस बिंदु से यहाँ पर एक लंब डालता हूँ, मैंने ये एक लंब डाल दिया, ये मैं बिंदु मान लेता हूँ A बिंदु है, और ये मैं मान लेता हूँ B बिंदु है। तो मैंने यहाँ पे जो लंब डाला वो M डाला है, ठीक है। और मैं इस रेखा को आगे की ओर बढ़ाता हूं, और एक लंब में यहां से इसके ऊपर डाल देता हूं, इस तरीके से ये लंब डाल दिया। अरे ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है, ये वाली जो इस कंडीशन में क्या होगा, R1 का जो मान होगा, R1 का मान इस P से लेकर के M तक की जो दूरी है, इन दोनों ये वाली डिस्टेंस PM दूरी और PA दूरी दोनों बराबर होगी, क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, इसके अंदर ये वाला आधार का काम करेगा, आधार मान सकते हैं इसको। तो ये वाली भुजा, और ये चूंकि आधार क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, देखो क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये दूरी क्या है, A है। जब ये दूरी A छोटी है तो ये तो इससे भी छोटी निकल के आएगी। क्यों छोटी निकल के आएगी, देखो त्रिभुज बनेगा OMA,
OM में त्रिभुज के अंदर ये कर्ण है, ये क्या है, कर्ण है, और ये थीटा के सामने इस वाले त्रिभुज के लिए यह लंब का काम करेगा। मैं कह रहा हूँ कि इसका कर्ण ही छोटा है तो इस त्रिभुज का लंब तो वैसे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा निकल के आएगा। जब ये वाली भुजा छोटी है तो उस कंडीशन में R1 का मान और R का मान में बराबर कंसीडर कर सकता हूँ। यानी कि मेरे को R1 का मान निकालना मतलब वास्तव में निकालना क्या है, P से लेकर के M तक की दूरी निकालनी है। देखो P से लेकर के M तक की आपको दूरी निकालनी है तो P से लेकर के M तक की दूरी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, देखो ये टोटल दूरी कितनी होगी, OP कितनी होगी, OP, ये दूरी कितनी होगी, OM। आप OP में से ये OM को घटा दो तो ये वाली दूरी आ जाएगी PM, ये हमारे को निकालनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो हम यहाँ से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज, एक त्रिभुज लिखेंगे PMA, तो लिखेंगे PMA से क्या लिख सकते हैं, इसे मैं लिख सकता हूं कि R1 का जो मान होगा वो अप्रॉक्सीमेटली लगभग होगा P से लेकर के M तक होगा। अब PM का बेटा मान कैसे निकालेंगे, PM का मान निकालना है मतलब आपको OP में से OM को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ OP माइनस OM। OP आपको पता है बेटा, OP कितना है, R के बराबर है, ये आपको दे रखा है, तो यहाँ पे R लिख देंगे, हम R लिख देंगे माइनस OM आपको पता नहीं है तो OM आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। OM कितना आएगा, इसको निकालते हैं, ये वाली दूरी। बेटा ये वाली दूरी निकालने के लिए मैं एक त्रिभुज बनाऊंगा AOM, ठीक है, AOM से cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। cos थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अब ये जो त्रिभुज में ले रहा हूं, इस त्रिभुज के अंदर थीटा के सामने ये लंब का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा और ये आधार का काम करेगा। यानी कि हमारे को आधार निकालना है तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू आधार यानी कि OM बटा कर्ण। कर्ण कितना है, A से लेकर के O तक, तो हम लिखेंगे O से लेकर के A तक। OM निकालना है तो OM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, OM इज इक्वल टू आ जाएगा OA cos थीटा। और बेटा OA हमारे को पता है, ये वाली जो दूरी है वो दूरी कितनी होती है, A के बराबर होती है, और ये दूरी भी कितनी होगी, A के बराबर होगी। ठीक है, तो ये हमें पता है, तो यहाँ पे लिख देंगे A, यानी कि आंसर निकल के आएगा OM इज इक्वल टू A cos थीटा। इज इट क्लियर? यानी कि OM पता चला है तो यहाँ पे रख देंगे, OM का मान यहाँ से यहाँ पे रख देंगे, तो R1 की वैल्यू जो बेटा निकल के आ जाएगी वो हम यहाँ पे रख देंगे। बेटा इसे जल्दी से बेटा यहाँ से R1 जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा R माइनस A cos थीटा। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है P से लेकर के N तक। अरे P से लेकर के N तक की जो वैल्यू होगी वो PB के इक्वल होगी। ये वाली भुजा R2 और P से लेकर के N दोनों इक्वल होगी, तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज बना लेंगे एक, और यहाँ पे लिखेंगे PBN। तो PBN से क्या लिखेंगे, PBN से लिख सकते हैं R2 का मान जो होगा वो PN के इक्वल होगा, तो हम लिखेंगे R2 इज इक्वल टू PN। और PN बेटा कैसे लिख सकते हैं, तो R2 इज अप्रोक्सीमेटली PN का मान कैसे लिखोगे, अरे OP तो पता है ना, R के बराबर है, और ये आपको निकालना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे OP प्लस ON, तो R2, अरे OP का मान पता है कितना है, R है, और ON का मान आपको निकालना पड़ेगा, तो वो निकाल लेंगे हम अभी। ठीक है, तो बेटा इसको मैं रब करता हूँ, ये वाला पूरा रब कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा R2 इज इक्वल टू R प्लस ON। हाँ, हमारे को R तो पता है, ON पता नहीं है, तो ON का मान निकालने के लिए त्रिभुज बना लूँगा ये वाला। ठीक है, तो त्रिभुज बनाते हैं हम, त्रिभुज लिखेंगे OBN से, यहाँ पे लिखेंगे cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण, यानी कि हमने एक त्रिभुज लिया है, थीटा के सामने लंब होगा, ये आधार बनेगा, थीटा के सामने लंब होगा, ठीक है सॉरी, और ये आधार बनेगा और ये इसका कर्ण बनेगा। तो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा बनेगा, ON, कर्ण कौन सा बनेगा, A। तो हम लिखेंगे ON बटा A
तो यहाँ से ओ एन निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा बेटा ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ एन का मान यहाँ पे रखेंगे तो R2 बेटा हमारे पास में निकल के आ जाएगा, वो आएगा R2 इज इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, हमारे पास में R2 आ चुका है, हमारे पास में R1 आ चुका है, और दोनों की वैल्यू को हम यहाँ पे इसके अंदर रखेंगे तो हमारे को विभव निकल जाएगा। तो V इज इक्वल टू अपन लिखेंगे, इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 1, तो हम लिखेंगे R1 तथा R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे समीकरण 1 के अंदर और आंसर निकालेंगे। तो लिखेंगे K, यहाँ पे Q, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है R2 का मान ये रहा, तो यहाँ पे लिखेंगे R प्लस ए कॉस थीटा, फिर लिखेंगे माइनस, और क्या है R1 है, R1 का मान है R माइनस ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे R माइनस ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, अपॉन में R1 इंटू R2 यानी कि इन दोनों का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे R प्लस ए कॉस थीटा इंटू R माइनस ए कॉस थीटा। इज इट क्लियर? बस इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। तो इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास में KQ। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बेटा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये माइनस से खुलेगा, ये प्लस से खुलेगा, माइनस का और प्लस का और एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ए कॉस थीटा और ए कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस बनेगा यानी कि 2a कॉस थीटा आएगा, 2a कॉस थीटा। इज इट क्लियर? ये है फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी, और ये बनेगा a माइनस बी का फॉर्मूला। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो गली गली में बच्चा कर रहा है, ये तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास में देखो बेटा, ये वाली जो वैल्यू होती है ये हमारे को पता होता है, ये p का मान होता है, p इज इक्वल टू क्या होता है 2aq। तो यहाँ पर अपन p लिखेंगे तो फॉर्मूला बनेगा k p cos थीटा। तो यहाँ से बेटा रब करते हैं इसे, हमारे पास में जो फॉर्मूला निकल के आएगा विभव का, वो फॉर्मूला निकल के आएगा v इज इक्वल टू k p cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। और यही क्या होता है, किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का फॉर्मूला आप याद रखोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड में इस बार पक्का टपकने की संभावना है, इसको आप इंपॉर्टेंट डालोगे। क्या होगा, KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हम देखेंगे फिर अलग अलग कंडीशन पे देखेंगे। हाँ, इसके अंदर एक कंडीशन भी बना सकते हैं। कंडीशन क्या बना सकते हैं कि मैं कहता हूं कि R की वैल्यू है वो A की वैल्यू से बहुत बड़ी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम R स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हटा देंगे तो फॉर्मूला बनेगा V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो, अरे भाई ये जो R की वैल्यू है ना, बिंदु P है वो ज़्यादा दूरी पर हो, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो इसकी तुलना में, तो हम लिखेंगे अरे भाई ये तो बहुत बड़ी है, इसका स्क्वायर करेंगे तो और भी बहुत बड़ी हो जाएगी, ये छोटी है, छोटी का स्क्वायर करेंगे वो और छोटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको अपन नगण्य मानेंगे। क्या मानेंगे? नगण्य। तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह बेटा क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, नगण्य मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से बेटा जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है। आप चाहे जो फॉर्मूला बनाएंगे v इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला बनेगा के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और बेटा ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। ठीक है, बेटा इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रब कर रहा हूं। ठीक है, लिख दिया? ओके, अगला देखेंगे हम विशेष स्थितियों को देखेंगे हम। ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं, उन सभी कंडीशन को देखने वाले हैं। देखिए बेटा यहां पे सबसे पहले देखेंगे हम विशेष स्थितियां देखेंगे, और विशेष स्थितियों के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे पॉइंट नंबर 1, विशेष स्थितियां। पॉइंट नंबर 1, यदि P बिंदु कहाँ है बेटा, यदि P बिंदु
अक्ष पर हो, कहाँ हो, P बिंदु अक्ष पर हो, अक्ष पर हो, यानी कि अक्ष पर होने का मतलब थीटा कितना होगा बेटा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, बिंदु P अक्ष पर आ रहा है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, तो लिखेंगे V अक्ष पर जो विद्युत विभव का फॉर्मूला निकल के आएगा। अरे फॉर्मूला गली गली में बच्चा कर रहा है अब तो, है ना, KB cos थीटा अपन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू आपने 0 रख दी तो अरे फॉर्मूला बेटा क्या होता है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं, बोल हाँ या ना, अरे होता है ना। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपने 0 डिग्री रख दी ना, तो वो कितना बनेगा, 1 बनेगा ना, तो कितना आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे कंडीशन बना सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A हो, तो हम यहाँ से फॉर्मूला बना सकते हैं। फॉर्मूला बनेगा V अक्ष इज इक्वल टू, वो फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में KP अपॉन में R स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये अक्ष पर विद्युत विभव ज्ञात करने का, सॉरी हाँ, विद्युत विभव ज्ञात करने का फॉर्मूला है KP अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, अगली हम कंडीशन नंबर 2 देखेंगे। कंडीशन नंबर 2, यदि बिंदु कहाँ है, निरक्ष पर है, यदि P बिंदु निरक्ष पर हो, यदि P बिंदु निरक्ष पर हो, यदि P बिंदु निरक्ष पर हो। ठीक है, निरक्ष पर होने का मतलब थीटा कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, रखो यहाँ पे 90। देखो बेटा यहाँ पे भी आप थीटा की वैल्यू आप 0 रखोगे ना, ठीक है, तो KP आ जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू 90 रखते ही यहाँ पे आप 90 रखोगे, यहाँ पे आप लिख दो साइड में थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, तो फॉर्मूला निकल के आएगा V निरक्ष। अरे V निरक्ष बेटा कितना निकल के आ जाएगा, 0। कितना निकल के आ जाएगा, 0, क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 रखेंगे, आपको V मिलेगा 0। यानी कि हम बात करें निरक्ष की, बात करें विद्युत द्विध्रुव की वजह से, तो वहां पे V निकल के आएगा, वो 0 निकल के आएगा। और हमने जब विद्युत क्षेत्र की बात करी थी, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आप याद करो कि जब हमने विद्युत क्षेत्र के मतलब विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव अक्ष पर निकाला था, तो अक्ष पर आया था 2kP अपॉन में R क्यूब, जबकि विभव कितना निकल के आ रहा है अक्ष पर, KP अपॉन में R स्क्वायर। अब बात करते हैं निरक्ष की। निरक्ष पर देखो विद्युत क्षेत्र को याद करो आप, कितना आया था, KP अपॉन में R क्यूब, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यानी कि एक पॉइंट यहाँ से दिमाग में क्लियर होता है कि किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र होता है तो वहां पे विभव 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि किसी स्थान पे यदि विद्युत क्षेत्र है तो वहां पर विभव भी निकल के आएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वहां पे विभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, यहां से क्लियर है। देखो जैसे पूछा जाए, सवाल आ गया एग्जाम के अंदर, क्या यह संभव है कि किसी आवेशों की वजह से किसी स्थान पे विद्युत क्षेत्र तो है लेकिन विद्युत विभव नहीं है, ऐसा संभव है? तो हम बोलेंगे हाँ ऐसा संभव हो सकता है। और कौन सी पोजीशन पे होगा? विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष वाली पोजीशन पे। निरक्ष की बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र होगा Kp/r3, बट वहां पे विभव 0 होगा। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम कुछ एक यहाँ पे नोट की बात करेंगे, जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके काम में आने वाला है। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला बेटा निकल के आया, उस फॉर्मूले को लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे हमारे पास में देखो एक फॉर्मूला निकल के आया, नोट करके लिखेंगे कि जो विभव का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Kp cos थीटा अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, इसको लिखने का तो देखो cos थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे cos थीटा, और हमारे को पता है कि जब दो सदिश राशियों का अदिश गुणा किया जाता है तो cos थीटा आता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको अदिश गुणनफल के रूप में लिखने की कोशिश करता हूं। क्या करता हूं मैं, ऐसा करता हूं कि एक एकांक सदिश ले लेता हूं, एकांक सदिश का परिमाण ले रहा हूं, क्योंकि एकांक सदिश का जो परिमाण होगा वो 1 होगा। मैं कह रहा हूं कि आपने इस पूरी इक्वेशन को 1 से गुणा कर दिया, क्या इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, यानी कि आप यहां पर 1 लिख रहे हो और 1 का मतलब आप परिमाण 1 है उसका। मैं इसकी जगह ऐसा भी लिख सकता हूं कि आपके पास में कोई एकांक सदिश है r कैप और आपने उसका मॉड ले रखा है। मॉड का मतलब आपने इसकी वैल्यू ले रखी है और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अरे कोई पाप नहीं होगा ना ऐसा करने से, गुणा करने से कोई पाप नहीं होगा, इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने इसके परिमाण से गुणा किया है और इसका परिमाण कितना होता है, 1 होता है। यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं। और यहां पर भी एक्चुअली P क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का परिमाण होता है। ठीक है, यानी कि देखो ये भी कैसी राशि, सदिश राशि,
ये भी कैसी राशि? सदिश राशि, यानी कि दो सदिश राशियां आ रही है और साथ में क्या आ रहा है? कॉस थीटा आ रहा है। तो हमें पता है कि दो सदिश राशियों का गुणा करने पर कॉस थीटा आता है, मतलब डेफिनेटली कि उन दोनों सदिश राशियों के बीच में डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा, यानी कि अदिश गुणनफल हुआ होगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो है वो क्या है? एकांक सदिश है। क्लियर है? तो हमारे पास में ये और डॉट के अंदर डाल दिया कॉस थीटा को अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा सर मैं तो कि आर कैप की वैल्यू रखूंगा। आर कैप की वैल्यू होती है, वो होती है आर वेक्टर अपॉन में आर का परिमाण, ऐसा भी होता है। तो आप बेटा ये भी रख सकते हो, यहाँ पे रख दो यहाँ पे आर वेक्टर, तो नीचे क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, आर का गुणा इससे भी होगा और इससे भी हो जाएगा, तो आपका आंसर उससे भी आ जाएगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत जनों को मतलब डाउट रहता है, ये समझ में नहीं आता कि सर ये कैसे लिखते हैं, तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे पॉइंट नंबर ये 1 था, एक पॉइंट नंबर 2 देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, ओके, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2। देखिए यदि हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, देखिए बिंदु आवेश से हमारे पास में Q है, एक बिंदु आवेश Q है और उसकी वजह से R दूरी पर भी वो निकालते हैं, तो फॉर्मूला आता है KQ/R। यही कंडीशन में देखता हूं कि हमारे पास में आवेश सेम है, यानी कि समान स्थितियां हैं, यानी कि आवेश समान है और दूरी भी उतनी ही R है, और उस दूरी R पर भी वो क्या निकल के आएगा? किसी विद्युत द्विध्रुव की वजह से। तो हमें पता है कि समान परिस्थितियों का मतलब आवेश की मात्रा बराबर हो और दूरी भी बराबर हो। समान परिस्थितियों में हम देखते हैं कि बिंदु आवेश की वजह से जो विभव होता है वो होता है KQ/R। लेकिन ये है बिंदु आवेश की वजह से, लेकिन हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव की वजह से, तो फॉर्मूला आता है KP cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। आता है कि नहीं? यही आता है। हम यहाँ पे यदि देखते हैं कि R की वैल्यू बहुत बड़ी है और A की वैल्यू छोटी है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, तो यहाँ से फॉर्मूला ये वाला भी आप बना सकते हो। ठीक है, हाँ, ये विद्युत द्विध्रुव की वजह से, तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? K Q इंटू 2A cos थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अरे P की जगह मैंने 2AQ लिख दिया है ना, R स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए तो ये है द्विध्रुव की वजह से, ये किसकी वजह से आ रहा है? द्विध्रुव की वजह से, ये द्विध्रुव की वजह से है। थोड़ा एक पॉइंट ध्यान रखोगे कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से समान परिस्थितियों में देखते हैं बिंदु आवेश का KQ/R होता है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बिंदु आवेश की वजह से विभव, यानी कि मैं लिखूंगा विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो विभव आएगा वो विभव आएगा विद्युत द्विध्रुव की वजह से, वो लिखेंगे अपन V बिंदु आवेश की वजह से इंटू 2A cos थीटा अपॉन में R। यानी कि हमारे को एक पॉइंट क्लियर हुआ कि समान स्थितियों की बात करें तो उस कंडीशन में बिंदु आवेश की वजह से जो विभव आता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की वजह से जो विभव आता है वो बिंदु आवेश की वजह से आने वाले विभव का 2A cos थीटा अपॉन R गुणा होता है। ये भी आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। ठीक है, एक पॉइंट बेटा ये भी ध्यान रखोगे, पॉइंट नंबर 3, ये भी बेटा आप ध्यान रखेंगे। हाँ, ये हमारे को ध्यान रखना है कि देखिए बिंदु आवेश की वजह से जब आप विभव निकालोगे तो इसके फॉर्मूले में कोई थीटा वगैरह नहीं आ रहा है, यानी कि अपन बोलेंगे कि बिंदु आवेश की वजह से जो विभव आता है वो एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, बट यहाँ पर एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा कि थीटा अलग अलग होगा तो विभव भी अलग अलग निकल के आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख देंगे हम कि बिंदु द्विध्रुव की वजह से उत्पन्न विद्युत विभव कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता है, जबकि विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत विभव एंगल थीटा पर निर्भर करता है। इज इट क्लियर? रब कर दे इसे। ओके, हाँ, एक यहाँ पे हम सवाल करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रहा हूँ, एक मैंने ग्राफ बनाया V एंड R के बीच में, यहाँ पे है V और यहाँ पे है R। ठीक है, देखिए मैंने
अपन यहाँ पे देखें कि बिंदु आवेश की वजह से जो ग्राफ बनेगा V और R के बीच में, तो हमें पता है कि बिंदु आवेश की वजह से विभव का फॉर्मूला होता है, वो होता है V इक्वल टू के की अपन में R, यानी कि V समानुपाती 1/R होता है। यानी कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा। ठीक है, मैंने इसका ग्राफ बनाया वो इस टाइप का बनाया। अब मैं एक ग्राफ और बना रहा हूँ V तथा R के बीच में, और वो ग्राफ बना रहा हूँ विद्युत द्विध्रुव की वजह से, और विद्युत द्विध्रुव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है विद्युत द्विध्रुव की वजह से Kp cos थीटा अपॉन में R स्क्वायर, यदि दूरी को बहुत ज़्यादा ले रखा है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ V समानुपाती 1/R स्क्वायर, यानी कि विद्युत द्विध्रुव की वजह से उत्पन्न जो विद्युत विभव होता है वो दूरी की घात 2 पर निर्भर करता है, जबकि इसमें दूरी की घात 1 पर निर्भर करता है। तो मैं इसका भी जब ग्राफ बनाऊंगा तो इसका भी ग्राफ है वो घटता हुआ ग्राफ मिलेगा, यानी कि इसके जैसा ही मिलेगा, लेकिन वो इस टाइप का मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, क्योंकि देखिए एक्चुअली क्या होता है कि मैं यदि ढाल की बात करूं दोनों ग्राफ की, आपको जैसे एग्जाम में पूछा गया है ये ग्राफ है A और ये ग्राफ है हमारे पास में B, और आपसे पूछा जाए कि दोनों ग्राफ हैं, एक ग्राफ बिंदु आवेश की वजह से है और एक ग्राफ विद्युत द्विध्रुव के कारण है, और आपको यहाँ पे पहचान करनी है कि कौन सा ग्राफ है वो विद्युत द्विध्रुव के कारण है और कौन सा ग्राफ है वो बिंदु आवेश के कारण है। तो सिंपल सा तरीका है पहचान करने का। आपको एक्चुअली क्या पता करना है? ढाल पता करनी है कि दोनों ग्राफ में ढाल किसकी ज़्यादा है। ढाल का मतलब आपको tan थीटा निकालना है, एक स्पर्शा निकालनी है, उसको चेक करना है। तो सबसे बढ़िया तरीका कि आप ढाल चेक करो कटान बिंदु पे। यदि मैं जो ग्राफ भी दे रखा है इसके लिए मैं ग्राफ पता करूंगा, तो इसके लिए जो स्पर्शा खींचूंगा यानी कि स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो ये मिलेगी। ठीक है, और इस ग्राफ के लिए मैं बात करूंगा ए ग्राफ के लिए इसी पॉइंट पर, तो ये ग्राफ के लिए जो ढाल मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, यहाँ पे काटेगा, और इसके लिए थीटा, ये थीटा B के लिए है और ये थीटा A के लिए है। ठीक है, और आपसे बोला जाए कि इन दोनों में से ढाल किसका ज़्यादा है, तो पहचान करने का तरीका है कि ढाल किसका ज़्यादा है, B का ज़्यादा है, और ढाल A का किसका कम है, A का कम है। तो ध्यान रखना कि जिसके फॉर्मूले के अंदर नीचे R की पावर कम होगी तो उसका ढाल भी कम मिलेगा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी उसका ढाल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ढाल का मतलब होता है अवकलन करना। ढाल का मतलब होता है dy/dx, यानी कि यहाँ पर करेंगे अपन dv/dr करेंगे, और जब dv/dr करेंगे तो यहाँ पे जो ढाल आएगा, इसका जो ढाल निकल के आएगा वो आएगा बेटा, देखो इसका हम अवकलन भी कर सकते हैं, तो इसका जो आएगा माइनस में 1 करके आगे आएगा, और इसमें आएगा माइनस, क्योंकि जब R स्क्वायर को ऊपर भेजोगे तो R की पावर -2 होगा, तो यहाँ से जो निकल के आएगा -2 को आगे लोगे, यानी कि इसके ढाल के अंदर आगे -2 आएगा, इसके ढाल के अंदर आगे -1 आएगा, मतलब ढाल इसका ज़्यादा होगा ना, यानी कि जो ग्राफ है। तो मैं एक तरीका आप याद रखो कि सीधा सीधा पहचान करना है, तो एक तरीका याद रखो कि हम लिखेंगे कि यहाँ पे ढाल किसका ज़्यादा है, तो अपन लिखेंगे tan थीटा B इज़ ग्रेटर देन tan थीटा A, यानी कि B ग्राफ का ढाल ज़्यादा है, A ग्राफ का ढाल कम है, मतलब डेफिनेटली ये किसका ग्राफ रहा होगा, विद्युत द्विध्रुव का रहा होगा। किसका रहा होगा? विद्युत द्विध्रुव का रहा होगा। ठीक है, पहचान करने का तरीका, अरे जिसके फॉर्मूले के अंदर नीचे में पावर जिसकी ज़्यादा होगी उसका ग्राफ भी ज़्यादा निकल के आएगा, अवकलन करके आप चेक कर सकते हो। और ये ग्राफ किसका होगा? बिंदु आवेश का होगा, बिंदु आवेश का होगा। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे पता होने चाहिए। तो बच्चों आज जो हमने सीखा वो सीखा है विद्युत द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं, ये सारी चीज़ें आप हमने डिस्कस की। एक बेटा आगे जो हम अगला जो वीडियो हमारा आएगा उस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे समविभव पृष्ठ की बात करेंगे कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, और वहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट भी लिखवाऊंगा कि यदि कोई भी एक विद्युत द्विध्रुव दिया गया है तो विद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होता है, बीच वाला बिंदु, ये वाला, यहाँ से यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे तो ये रेखा कौन सी मिलेगी? निरक्ष मिलेगी, और निरक्ष पर विभव क्या होगा? सभी पॉइंटों पर 0 आएगा, यानी कि सभी का विभव एक जैसा होगा, यानी कि वो किस तरह होगा? 0 होगा। यानी कि यहाँ पर यदि मैं कोई एक पृष्ठ रखता हूँ, यहाँ पर एक पृष्ठ रखता हूँ, तो उस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु, जैसे मैंने ये पृष्ठ रखा, लंबवत रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो इस पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु +q से और -q से बराबर दूरी पर होगा, तो उसके प्रत्येक बिंदु पर जो विभव निकल के आएगा वो 0 निकल के आएगा, क्योंकि जितना प्लस का विभव, जैसे +10 वोल्ट आ गया तो माइनस का भी उतना ही आएगा, -10 वोल्ट आएगा। ठीक है ना, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी कि एक विद्युत द्विध्रुव है
और उसके निरक्ष पर एक हम यदि एक पृष्ठ रखते हैं, लंबवत पृष्ठ रखते हैं, तो उस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है, यानी कि हम उस पृष्ठ को एक समविभव पृष्ठ मान सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, सारे जो डाउट हैं आपको वो सारे क्लियर हो गए होंगे। और आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल्स पर आप पहली बार हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चा आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। It's not a game, it's a rich thing.